बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 427 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने 10-15 मिनट के अंदर ही तमाम अमूर निपटाना है। मैं वापस अंदर जा रहा हूँ। वहाँ के हालात को साजगार बनाने के बाद मैं तुम्हें बहल दूंगा। उसके बाद तुम बंगले की अगली दीवार कूद जाना। बाकी मामलात मैं खुद संभाल लूँगा। मिशन की तकमील के बाद वापसी के बारे में भी तुमने कुछ प्लान बना रखा है या नहीं, मैंने पूछा। उसने बताया 2 बंगले छोड़कर सामने वाली अरोड़ा कॉटेज के करीब मेरी टैक्सी खड़ी है। वही टैक्सी जिसमें तुम दोनों को मैंने शिवाली स्ट्रीट बुद्धनाथ वैली पहुंचाया था। मेरे ज़हन में एक ख्याल बिजली के कोंदे की मानिंद लहराया। मैंने लीजान की तरफ देखते हुए कहा, लीजान तुम उधर टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाओ। हम अपने काम से फारिग होने के बाद जैसे ही बंगले से निकलेंगे तुम्हें फ़ोन कर देंगे। तुम टैक्सी को फ़ौरन इधर ले आना। इस तरह इस मिशन में तुम्हारी शमूलियत भी हो जाएगी और हमें ज़्यादा खटराग नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर मैंने लियान की हाँ या ना दे के बगैर काशानूक से कहा, यार टैक्सी की चाबियाँ तुम लियान के हवाले कर दो। ये स्कीम काशानूक को भी पसंद आई, लिहाजा लियान ने फ़ौरन हमसे इत्तफाक कर लिया। काशानूक ने जीन्स की जेब में से चाबियों वाला गुच्छा निकाल कर लियान की तरफ बढ़ा दिया और उसे बताने लगा कि मज़कूरा टैक्सी किस लोकेशन पर खड़ी है। मैंने कहा, तुम टैक्सी में हमारे फ़ोन का इंतज़ार करने के दौरान में अंदरूनी लाइट को ऑफ ही रखना ताकि बाहर से गुजरने वाला कोई भी शख्स बराह रास्त तुम्हारे चेहरे को ना देख सके। वैसे तुम्हारे पास लेडी पिस्टल मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो। और अगर किसी हंगामी सूरत में तुम्हें हमारी मदद से पहले वहाँ से खिसकना पड़े तो तुम फ़ोन करके हमें बता देना। मैं एक लम्हे को मुतवक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि ऐसा कोई अपसेट हो। मैंने एहतियातन तुम्हें ये सब कुछ बताया है। लियान के चेहरे के तासरात यही बताते थे कि दिल से उसे हमारी प्लानिंग पसंद नहीं आई, ताहम उसने खुलकर हमारी मुखालफत ना की। वो दर हकीकत हमारे कंधों से कंधा मिलाकर इस कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहती थी। मेरे खामोश होने पर जब उसने ज़बान खोली तो लहजे से बरहमी का इजहार हो रहा था। वहीदान, तुम 2-3 मरतबा मुझे फ़ोन इस्तेमाल करने की हिदायत दे चुके हो, हालांकि तुम जानते हो मेरे वाला सेल तो वहीं घर पर रखा है। उसके झुंझलाहट भरे एतराज़ पर मुझे बहुत प्यार आया। वो अपनी बेबसी को यूं जाहिर कर रही थी। मैंने लगावट भरे लहजे में कहा, चंदा गम क्यों करती हो? मैं अपना सेल तुम्हें देकर ही टैक्सी की जानिब रवाना करूंगा। मुझे तो सिर्फ काशानूक की कॉल का इंतजार है, उसके बाद ये सेल फारिग हो जाएगा। बाद में हम काशानूक के सेल से तुम्हें अपने राब्ते में ले आएंगे। कहो कैसा आइडिया है? उसने चू ना की, ताहम चेहरे का उतार चढ़ाव यही बता रहा था कि मजबूरी का नाम शुक्रिया के मस्ताक वो हमसे इत्तफाक करने पर तैयार थी। बहरहाल आइंदा 5 मिनट में हमने यानी मैंने और काशानूक ने आधे डायनामाइट, हैंड ग्रेनेड और टाइम बम को बड़ी महारत से अपने लिबास में छुपा लिया। इस खतरनाक असले का कुछ जखीरा हमने बैग के अंदर ही रहने दिया ताकि वापसी में बवक्ते ज़रूरत काम में लाया जा सके। इस सलाखत के असले में ज़्यादा तादाद हैंड ग्रेनेड की थी जिन्हें हम अपनी टैक्सी के अंदर रहते हुए ताकुब में आने वालों पर इस्तेमाल कर सकते थे। टाइम बम और डायनामाइट की ज़्यादा मिकदार हम अपने साथ बंगले के अंदर ले जाते। जब आइंदा के लिए लाए अमल तय हो गया तो काशानूक हमसे रुखसत होकर बंगले की सामने वाली समत चला गया। लिया ने तनाई मजसर आते ही गिलों शिकवों का बॉक्स खोल कर रख दिया। मुझे चूंकि उसकी कोई बात मानना ना थी, लिहाजा पूरी तवज्जो से उसकी शिकायत सुनता रहा और उसके खामोश होने पर कहा, तुम खुद को इस मिशन से अलग क्यों समझ रही हो? टैक्सी में बैठकर तुम जो जिम्मेदारी पूरी करोगी वो भी नहायत अहम है। वो बर्राई हुई आवाज़ में बोली, मैं खुद को इस मिशन से नहीं बल्कि तुमसे अलग महसूस कर रही हूँ। मैं उसके नज़दीक चला गया और उसके शानों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना कमज़ोर नहीं समझता। इन लम्हात में तो तुम खासी जज्बाती हो रही हो। हम इस वक्त जिस मुकाम पर खड़े थे वहाँ हमारे अलावा सिर्फ तारीकी ही तारीकी थी, लिहाजा इस बात का 1% भी इम्कान ना था कि कोई हमें देख लेगा। काशानूक के जाने के बाद हम उस तारीक गोशे में आ गए थे, वरना पहले जहाँ खड़े थे वहाँ मुलगजा उजाला मौजूद था। मैंने हमदर्दाना अंदाज में लियान से कहा तो वो सरसराती आवाज़ में बोली, तुम कह रहे हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन मुझे कमज़ोर भी तो तुम ही ने बनाया है ना। मैं गहरी तारीकी के बावजूद भी उसके चेहरे के तासरात को समझने में कामयाब रहा। शायद उसकी वजह यह हो कि हमारे दरमियान इस वक्त ना होने के बराबर फासला हायल था। मैं इस गुर्बत में लीजान के होंठों की थरथराहट को महसूस कर चुका था। उसका पूरा बदन गैर महसूस अंदाज में लर्ज रहा था। मैं जानता था वो कोई कमज़ोर या बुज़दिल लड़की ना थी। इस नफसियाती बर्तरी का असर था जो मुझे उस पर हासिल थी। वो जिन हालात से गुजरकर मुझ तक पहुंची थी और फिर मेरे साथ रहते हुए उसे मज़ीद जिन नासाब शिकन हालात से गुजरना पड़ रहा था, उसने लियान को खासा बदल कर रख दिया था। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने लगी थी। खास तौर पर शून की मौत के बाद वो बिल्कुल तनहा हो गई थी, लेकिन मेरी दिल जोई और पुरखुलूस हमदर्दाना रवैये ने उसकी तन्हाई और आर्जदगी को पार डाला था। वो बहुत कम वक्त में मेरी बहुत ज़्यादा आती हो गई थी। मैंने अपने हाथों को उसके शानों से उठाकर रुखसारों तक पहुंचा दिया और हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर लड़की हो। इस वक्त जज्बाती उबाल ने तुम्हें ऐसा कर दिया है, लेकिन फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। वो खामोश रही, जबान से एक लफ्ज़ अदा ना किया, ताम उसके वजूद के अंदर फैला हुआ इज़राब मेरे हाथों के रास्ते मुझ तक पहुँचता रहा।
मैं धीरे धीरे उसकी इसराब को अपने हाथों से कशीदा करता रहा ताकि उसके अंदर मचलने वाला तूफान थम जाए, वो पुरसुकून हो जाए। मगर मेरी इस कोशिश ने उल्टा असर दिखाया। वो शांत होने की बजाय बिफर गई। हाथों से उसे संभालना मुमकिन ना रहा तो मजबूरन मुझे 2 हाथ आगे बढ़ना पड़ा। इस संभलने और संभालने पर तारीक रात ने रजाकाराना तौर पर आंखें बंद कर ली। मेरी रान पर होने वाली थरथराहट ने हमें एक दूसरे से जुदा होने पर मजबूर कर दिया। मैंने सेल की जुमला घंटियां बंद करके उसे साइलेंट अलर्ट पर डाल रखा था। ये यकीनन काशानूक की कॉल थी। मैंने जीन्स की जेब में से सेल निकाला तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैंने सेल को कान से लगाया तो काशानूक की मायूस आवाज सुनाई दी। वहीदान, मैंने इधर का मैदान साफ कर दिया है, 5 मिनट से पहले तुम अंदर पहुंच जाओ। मैंने सेल को राब्ता खत्म होने के बाद लियान के हवाले किया और ताकीदी लहजे में कहा, जाओ उधर टैक्सी में बैठकर मेरी कॉल का इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुमसे राब्ता करूंगा। उसने सेल को जेब में ठूंसा हैंड ग्रेनेड वाले बैग को उठाया और गुड बाय का अमली मुजाहरा करने के बाद टैक्सी की जानिब बढ़ गई। काशानूक ने 5 मिनट के अंदर मुझे अमली कदम उठाने की हिदायत की थी। मैंने बंगले की अगबी दीवार को अपनी निगाह में नाप तोल कर अंदाजा लगाया। फिर उसके ऊपर चढ़ने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। बंगले के पिछवाड़े गहरी तारीकी का राज था। उधर से किसी बंदे बशर के गुजरने के इम्कानात न थे, इसलिए मैं भी बड़े मुतमईन अंदाज में दीवार की बुलंदी तक रसाई हासिल कर चुका था। उसके बाद मैंने एक नज़र अंदर का जायजा लिया और काशानूक को दरियाफ्त कर लिया। बंगले के अगबी हिस्से में एक वसीउ अरीज लान था और काशानूक उसी लान में खड़ा मुंतजिर निगाह से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे दीवार पर मौजूद पाकर उसने हाथ हिलाकर इशारा किया और मैं उसका इशारा पाकर बाइसगी बंगले के अंदर कूद गया। नर्म और दबीज घास से मेरे कदम टकराए तो एक मुहूम सी आवाज पैदा हुई, लेकिन इस सुबह आवाज ने इस वसीउ कुशादा लान से बाहर जाने की कोशिश ना की। मैं इत्मीनान से उठकर खड़ा हुआ और सीधा काशानूक की समत बढ़ गया। काशानूक मुझे अपने साथ लेकर एक कोने में चला गया। उधर कदरे तारीकी थी। हम उस तारीक गोशे में पहुंचे तो उसने एक गर्म जैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, इसे अपने लिबास के ऊपर पहन लो। मैंने जैकेट को हाथ में लेकर देखा, वैसी जैकेट काशानूक ने भी अपने लिबास के ऊपर जेब तन कर रखी थी। मैं समझ गया इस जैकेट का ताल्लुक सिक्योरिटी गार्ड से था। पता नहीं काशानूक ने वो फाजिल जैकेट मेरे लिए कहां से और कैसे हासिल की थी। मैंने जैकेट पहनते हुए जब इस बारे में सवाल किया तो उसने कहा, पहले जैकेट पहन लो, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। मैं जैकेट को अपने लिबास के ऊपर जमा कर फारिग हुआ तो वो मुझे लान के एक दूर अफ्तादा कोने में ले गया। उस तरफ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें नाकारा सामान भरा हुआ था। वहीं मुझे एक कट्टा कट्टा शख्स बेसुध पड़ा नजर आया। मेरे सीने से गहरी और मुतासफाना सांस खारिज हुई। ये समझने में मुझे एक लम्हे की देर ना लगी कि वो बेहोश नजर आने वाला शख्स इस बंगले का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे काशानूक ने अपने किसी कमाल से अंटा गफील कर दिया था। उसने मुझे जो जैकेट पहनने को दी वो उसी गार्ड की थी। उस बेसुध पड़े हुए गार्ड के नजदीक ही मुझे एक ऑटोमेटिक गन भी रखी हुई दिखाई दी। काशानूक ने वो गन उठाकर मेरे हाथों में थमा दी। ये रख लो, किसी बुरे मौके पर काम आएगी, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। वैसे एक गन काशानूक ने भी उठा रखी थी। जब मोबाइल फोन पर उसने मुझे इस बंगले के किसी हंगामी मीटिंग की इतला दी तो साथ ही ये भी बताया कि उसकी ड्यूटी जोगिंदर पाल ने बंगले के अकबी लान वाले हिस्से में लगाई थी। उसके साथ एक दूसरा गार्ड भी वहीं ड्यूटी दे रहा था, लेकिन उस गार्ड की बनिस्बतन काशानूक को यह सहूलत और आसानी हासिल थी कि वो बंगले के अंदरूनी हिस्से में भी आ जा सकता था। अब उस दूसरे गार्ड की जगह मैं वहां आ गया था और वो बेचारा 2-3 घंटे के लिए दुनिया व माफिया से बेखबर होकर स्टोर रूम में आराम फरमा रहा था। मैंने काशानूक से पूछा, अंदर की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, उसने बताया। जोगिंदर पाल अंदर मौजूद है, लेकिन इसराइली मेहमान अभी तक नहीं पहुंचे। उनका बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा है। वैसे सुनने में आया है वो वक्त के बहुत पाबंद है। असूलन उनकी आमद में अभी 15 मिनट बाकी हैं। हमें अभी 15 मिनट में अपने काम मुकम्मल करना है। मैंने कहा, बिल्कुल। वो इस बात में सर हिलाते हुए धीमे लहजे में बोला, मैं ये काम बासानी कर लूंगा। मैंने उसके जुमले का एक एक लफ्ज पकड़ कर दोहराया और हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया, क्या तुम अकेले ये काम करोगे? हाँ वहीदान, इसे तुम हमारी मजबूरी समझ लो। वो ऐसी से बोला, तुम बंगले के अंदर नहीं जाओगे। मैं इस सिक्योरिटी गार्ड को इसलिए आराम की नींद सुलाया है कि तुम यहाँ लान में उसकी पोजीशन संभाल सको, ताकि मैं इत्मीनान से डायनामाइट की तंसीब और टाइम बम की प्लेसिंग का काम मुकम्मल कर सकूं। ओह, मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया। तो क्या मैं इस खेल में तुम्हारा स्लीपिंग पार्टनर हूँ? ऐसी बात नहीं है वहीदान, वो जल्दी से बोला। तो तुम इस गेम में अपना भरपूर मुतर्रक पार्ट अदा करोगे। डायनामाइट और टाइम बम उन लोगों को दहशत ज़दा करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इस ब्लास्टिंग के नतीजे में अगर उनको कोई शदीद जानी नुकसान पहुंचता है तो ये हमारे लिए बोनस होगा, वरना मेरा मंसूबा ये है कि उन्हें वहशत में मुबतला करके बंगले के मीटिंग हॉल से बाहर लाया जाए, और जब वो अफरा तफरी के आलम में बाहर नमूदार होंगे तो हम अपनी गन उसे भून कर रख देंगे। आइडिया तो उम्दा है, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। फिर पूछा, हमें इस बंगले में ज्यादा से ज्यादा कितने अफराद से निपटना होगा? 100 तो मैं निपट चुका हूँ, उसने स्टोर रूम की जानिब इशारा करते हुए कहा। दूसरा छत पर पहरा दे रहा है, मैं किसी हीले वसीले से उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मेरी तरह उससे तुम निपट लेना।
बाकी सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड बचेंगे, यानी हम दोनों। इसके अलावा एक मुसल्ला चौकीदार गेट पर मुतय्यन है, उससे किसी भी वक्त निपटा जा सकता है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, बंगले के अंदर 2 मुलाजमीन और बाकी मेहमान होंगे, जिनकी तादाद 3 से 5 हो सकती है। वैसे वो 3 से 5 दर्जन भी हों तो परवाह नहीं है। वो जिस कसम परसी के आलम में जान बचाने के लिए बंगले के अंदरूनी हिस्से से निकलेंगे, उन्हें शिकार करना हमारे लिए चंदा मुश्किल नहीं होगा। अगर तुम्हारे ज़हन में कोई उलझन हो तो बताओ। कोई उलझन नहीं है, मैंने कहा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम इस हंगामी मीटिंग की जिंदा कार्रवाई का निजारा कर सकें? ऐसा करना इंतहाई खतरनाक होगा। वो गहरी संजीदगी से बोला, हमें सिर्फ अपने मतलब से गर्ज रखना चाहिए। तुमने डैन हार्वे और कलाडिया को मारकर अपने दुश्मनों के दिलों पर एक दहशत सी बिठा रखी है। उस वाक़े के बाद उनका पित्ता पानी हो जाएगा। जब हम यहाँ से कामयाब वापस जाएंगे तो तुम रब्बी से अकड़ कर बात कर सकती हो। उसे मेरे दुश्मनों और रब्बी का जिक्र रवानी में किया तो मैं ये समझे बिना ना रह सका कि डॉक्टर मूंग ने उसे मेरे मामला से मुतल्लक बहुत कुछ बता रखा है। उसे एक बात ये भी पाए सबूत को पहुंच जाती थी कि काशानूक डॉक्टर मूंग के लिए वाकई भरोसे का आदमी था, और मैंने भी अब तक उसे ऐसा ही पाया था। ठीक है काशानूक, मैं तुम्हारे मंसूबे से इत्तफाक करता हूँ, मैंने कहा। जैसे भी सही चले, अपने यहूदी दुश्मनों के ज्यादा से ज्यादा नुकसान तो पहुंचा सकूंगा। इस तरह जोगिंदर पाल के नामा अमाल का हिसाब भी हो जाएगा, काशानूक ने कहा। उसने उन चिट्टी चमड़ी वालों को इस धरती में कदम जमाने का मौका दिया है। वो गद्दार वतन और गद्दार चाहे किसी भी शोबे का हो, उसकी कम अज कम सदा इबरतनाक मौत होती है। बात के इख्तिताम पर उसका लहजा बेइंतहा कड़वा हो गया। मैंने उसका कंधा थपकते हुए तसल्ली दी, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। वो अटल लहजे में बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, पहले छत वाले सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हारे पास भेजता हूँ, उसके बाद धमाका खेज मवाद को तनसीब करूंगा। ये काम तुम्हें बहुत एहतियात से करना होगा, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैंने हर किस्म की एमुनेशन की इस्तेमाल की खुसूसी ट्रेनिंग ले रखी है। वो फखरिया लहजे में बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं डायनामाइट की तनसीब और टाइम बम की प्लेसिंग में खास एहतियात बरतूंगा। इस तरह के किसी का मेरी तरफ ध्यान या उन खतरनाक एशिया की तरफ ध्यान ना जाए। फिर वो मुझसे गर्मजोश मुसाफा करके बंगले के पहलू में निकल गया। काशानूक ने 15 मिनट की जो मोहलत बताई, उसमें से 3 मिनट गुजर गए थे। मैं उन इसराइलियों के बारे में सोचने लगा जो भी इस बंगले में नहीं पहुंचे थे, और अगर यहाँ पहुंच जाते तो फिर मैं उन्हें कहीं और भेजने के लिए तैयार बैठा था, वहां जहां से वो फिर कभी वापस ना आते। 2 मिनट बाद काशानूक की मेहनत रंग ले आई। मैंने एक बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड को अपनी तरफ आते हुए देखा। यकीनन ये वही गार्ड था जो बंगले की छत की निगरानी पर मामूर था। वो मुझसे 10 कदम की दूरी पर था कि उसने मुझे पुकारा, मिंग क्या बात है, तुमने मुझे क्या दिखाने के लिए बुलाया है? काशानूक ने मुझे बताया कि मैंने जिस गार्ड की पोजीशन संभाली थी उसका नाम मिंग था। जब भी वो गार्ड मुझे इस नाम से मुखातिब कर रहा था, मेरी मालूमात के मुताबिक उस गार्ड का नाम थापा था। मैं पूरी इसरार अंदाज में अपनी जेब को टटोलते हुए कहा, थापा, इतनी दूर से तुम्हें क्या दिखाऊं, करीब आओ तो कोई बात भी बने। मैं दानिशा एक ऐसी तारीख ओट में खड़ा था जहां से थापा मेरा चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकता था। काशानूक ने मुझे थापा की एक कमजोरी भी बता दी थी। वो ज़हनी आवारगी का शौकीन था। बरहना औरतों की तस्वीर देखना और अपने पास रखना उसका महबूब मशगला था। हत्ता कि उसने अपने मोबाइल फ़ोन के MMC यानी मल्टीमीडिया कार्ड की सारी मेमोरी ऐसी ही तस्वीर और मुतहर्रिक क्लिप से भर रखी थी। आदत किसी भी शय की बुरी होती है। जब इंसान की तलब और रस्म में तवादन कायम ना रहे तो फिर वो जुनूनी हो जाती है। हर वक्त उसके ज़हन पर एक धुन सवार रहती है जो उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर निचोड़ कर रख देती है। थापा एक हद तक नफसियाती मरीज हो चुका था। वो ज़हनी आवारगी की तमाम हुदूद को फलांग चुका था। मैंने उसके आतिश शौक को हवा देने के लिए अपनी जेब को बदसूर टटोलते हुए कहा, पता नहीं कहाँ रख दिया है, बड़ा ताज़ा और करारा माल है मेरे पास। वो किसी भूखे प्यासे की तरह राल टपकाता हुआ ऐसे बेरी जानी बड़ा जैसे कमान से तीर निकलता है। मैं उसे संभालने के लिए पहले ही से तैयार खड़ा था। वो जैसे मुझसे 3 फुट के फासले पर पहुंचा, मैंने उसे शिकार कर लिया। मेरी एक तेज रफ्तार साइड किक उसके सीने पर पड़ी। मैंने अचानक एक लंबा स्टेप लेकर उसे खतरनाक किक जड़ दी थी। वो मेरी तरफ से किसी ऐसे रद्देमल की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए मार खा गया। वो अपनी आंखों के शौक के लिए मेरी तरफ बड़े इश्तियाक से बढ़ा था। उसकी आवाज़ तो तस्कीन ना पा सकी, अलबत्ता उसके सीने पर एक जबरदस्त किक का तमगा सच गया। उसकी अलग से ऊँ की एक मुबम सी सदा खारिज हुई और वो पहलू में लड़खड़ाते हुए पुख्ता दीवार से जा टकराया। इस टकराव के नतीजे में शायद उसकी खोपड़ी कुछ ज्यादा ही मुतासर हुई थी, क्योंकि दीवार से तसादुम के बाद वो वहीं पर ढेर हो गया। मैं लपक कर उसके करीब पहुंच गया और उसका तनकीदी जायजा लेने लगा। वो अपने जज्बे की तस्कीन के लिए ऐसा अंधा हो गया था कि हर शय को फरामोश कर बैठा था। उसकी खोपड़ी में सिर्फ एक ही तसव्वुर कायम था और उसके रोशन तसव्वुर ने उसकी खोपड़ी का चिराग गुल कर दिया था। उसके सरसरी मुआयने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो कम से कम 2 घंटे तक होश में नहीं आ सकता था। तब मैंने एहतियातन फिर भी उसकी गर्दन पर मौजूद मखसूस रग को महारत से मल दिया। अब उसकी तरफ से किसी किस्म की मुदाखलत की तवक्को नहीं रही थी। उसके बाद मैं उसे घसीट कर उसी स्टोर रूम में ले आया जिसमें उसका बाई बंद हर शय से बेगाना पड़ा था। मैंने थापा को असली मंग के ऊपर डाला और स्टोर रूम के दरवाजे को बाइस्तगी बंद करके वहां से हट गया।
थापा अंधेरे के बायस मेरी सूरत नहीं देख सका था, वरना वो चौंक जाता और कोई भी गड़बड़ पैदा हो सकती थी। बहरहाल वो अपने शो की तकमील के लिए मंग के पास आया था और मैंने एक गाइड का किरदार अदा करते हुए उसे असली मंग तक पहुंचा दिया था। अब वो किसी तरह अपनी जरूरत पूरी करता है, इससे मुझे कोई गर्ज ना थी। मैं बड़े इत्मीनान से बंगले के एक भी लान पर पहरा देने लगा। 5 मिनट बाद मैंने बंगले का मेन गेट खुलने की आवाज सुनी। मेरे कान खड़े हो गए। गेट खुलने का एक ही मतलब था कि कोई गाड़ी या तो अंदर आ रही थी या फिर बाहर जा रही थी। इस वक्त मुअज़्ज़ज़ इसराइली मेहमानों का बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा था, ज्यादा इस बात के इम्कानात ज्यादा रोशन थे कि कोई गाड़ी आ रही होगी। मैं एक दीवार की ओर लेकर गेट को देखने लगा। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ मुझे कोई देख नहीं सकता था, जबकि मैं बैरूनी गेट का मंजिर बड़ी वजह से देख सकता था। गेट पूरी तरह खुल चुका तो मैं धड़कते दिल के साथ वहाँ किसी गाड़ी की आमद का इंतजार करने लगा। मुझे उसी सिलसिले में कोई लंबा चौड़ा इंतजार नहीं करना पड़ा। चौकीदार ने अगर गेट खोला तो किसी गाड़ी को देखकर ही ये हरकत फरमाई थी। अगली लम्हे यके बाद दीगरे 2 आलीशान गाड़ियां गेट में से बंगले के अंदर दाखिल हो गई। उन गाड़ियों की आबो ताब और लंबाई चौड़ाई को देखकर एक लम्हे में ये फैसला सुनाया जा सकता था कि उनमें VVIP शख्सियात तशरीफ फरमा होंगी। मेरे दिल ने गवाही दी कि था जिनका इंतजार वो शाहकार आ गए। दूसरे ही लम्हे मेरे इस ख्याल की तस्दीक भी हो गई। मुझे ड्राइववे का एक बड़ा हिस्सा बखूबी नजर आ रहा था। दोनों गाड़ियां आगे पीछे रुकी। इसी दौरान में जोगिंदर पाल भी बंगले के अंदर से निकलकर उनकी इस्तकबाल के लिए ड्राइववे में पहुंच गया। फिर वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान गाड़ियों से बाहर आ गए। वो कुल 5 अफराद थे और रंगो रूप से सफेद फार्म दिखाई देते थे। ये वही 5 इसराइली यहूदी थे जो मेरी गिरफ्तारी और सरगोबी के लिए वहाँ कोई हंगामी मीटिंग करने आए थे। मेरे दिलो दिमाग में गुस्से की एक शदीद लहर उठी और देखते देखते माउंट एवरेस्ट की बुलंदी को छूने लगी। इस लहर के अंदर गुस्से के साथ ही नफरत भी वाफर मिकदार में शामिल हो गई थी। मेरे दिल में आई कि अभी अपनी कमीगाह से निकलूं और जोगिंदर पाल समेत इन 5 यहूदियों को इन्हीं के गंदे खून में गुसल दिलाकर ठंडे ठार फर्श पर लंबा लिटा दूं। लेकिन मैंने अपनी इस ख्वाहिश को जबरदस्ती दबा लिया। ऐसा करने से बना बनाया खेल बिगड़ जाता। हम जो मंसूबा लेकर इस बंगले में घुसे थे वो यहूदन और उनके मेजबानों को दहशत ज़दा करने के लिए ज्यादा मौसर और कामिल था। अभी थोड़ी देर बाद ही ये बंगला धमाकों और चीखों पुकार की आलमी मंडी बनने वाला था। वो लर्ज़ाखेज़ मनाजर ज्यादा जानदार होते। मैंने खुद तरकीबी के जरिए अपने ज़हन की तपश को ठंडा किया और गहरी सांस लेने लगा। इसी दौरान में ड्राइववे खाली हो चुका था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान बंगले के अंदर दाखिल हो गए थे और दोनों गाड़ियों के ड्राइवर उन्हें बाकायदा पार्क करने के बाद अंदर चले गए थे। गेट पर मुतय्यन चौकीदार ने दोबारा गेट बंद किया और अपने मखसूस छोटे से गार्ड रूम में बैठ गया। मैं अपनी जगह से निकला और एक मरतबा फिर टहलते हुए अकबी हिस्से में पहरा देने लगा। अब मुझे काशानूक का इंतजार था। वो 10 मिनट के बाद मुझे दिखाई दिया। वो सीधा मेरे पास चला आया। उसके बोलने से पहले ही मैंने पूछ लिया, क्या तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं? हाँ, मैंने 90% काम कर लिया है। इससे हमारी जरूरत तो पूरी हो जाएगी ना? मैंने पूछा। बिल्कुल, वो कितनी से बोला। तुम देखना वजदान, थोड़ी देर बाद इस बंगले में कैसी क़यामत बर्पा होती है। मैंने उन अफराद को गाड़ियों में से निकलकर बंगले के अंदर दाखिल होते देख लिया है जिन पर यह क़यामत नाज़िल होने वाली है। वो कुल 5 थे, 5 वो और 2 उनके ड्राइवर। काशानूक तस्दीक करते हुए बोला, बहुत मजा आएगा वजदान, जब ये लोग जिंदगी की तलाश में दौड़ते हुए अंदर से नमूदार होंगे, लेकिन बंगले के बैरूनी हिस्से में मौत अपने खौफनाक जबड़े खोले इनकी राह देख रही होगी। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आऊंगा जब धमाके आगाज होने में चंद सेकंड रह जाएंगे। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें कौन सा महाज संभालना है, बंगले का अकबी हिस्सा या सामने वाला हिस्सा। मैंने कहा, इस बात के इम्कानात बराबर हैं कि वो लोग बंगले के सामने वाले हिस्से से नमूदार होंगे या अकबी हिस्से से। हम जगह को बांटने की बजाय शिकारों को तकसीम कर लेते हैं। क्या मतलब है? काशानूक ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम बंगले के अंदर चौकन्ना रहो, मैं इधर बाहर होशियार रहता हूँ। मैंने अपने शिकार मार कर लिए हैं, यानी 5 इसराइली मुअज़्ज़ज़ यहूदी। ये मुझे जिधर से भी आते या जाते दिखाई देंगे मैं इन्हें रोस्ट करके रख दूंगा। मैंने दांत पीसते हुए थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर कहा, बाकी तमाम दुश्मन तुम्हारे शिकार हैं, बोलो मंजूर है? मंजूर है। वो मेरे हाथ में हाथ रखते हुए पूरे अज़म लहजे में बोला, लेकिन फायरिंग वाली कार्रवाई हम उनके अफरा तफरी में मुब्तला होने के बाद शुरू करेंगे। ओके डन, मैंने ठोस लहजे में कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो जाने के लिए मुड़ा, फिर मानी खेज अंदाज में पूछ बैठा, वजदान, तुमने थापा को शायकार तस्वीर दिखा दी हैं? कोई ऐसी वैसी दिखाई हैं? मैंने भी तफरीह के अंदाज में कहा। वो उन फनपारों की ताब नहीं ला सका और अपने साथी मेंग के साथ बेहोश व हवास पड़ा है। वो मानीखेज अंदाज में सर को हिलाते हुए वहां से रुखसत हो गया। मैं आने वाले संगीन और सनसनीखेज लम्हात का तस्वुर करके महफूज होने लगा। इंसानों को लाशों में बदलते देखना कोई खुशकंद नज़ारा नहीं होता, लेकिन रब्बी और उसके दरिंदा सिफ्त आलाकार यहूदियों ने इंसानी खून को जितना अर्जा कर दिया था, उसके पेश नज़र ये लोग किसी रू रियायत के काबिल नहीं रहे थे। जोगिंदर पाल और उसके आगे पीछे दुम हिलाने वाला खुशामदी बना हुआ था, लिहाजा वो भी इबरतनाक सजा का मुस्तहिक ठहरता था। उस कमीने ने जानूस के साथ मिलकर मुझे फांसने के लिए जो मंसूबाबंदी की थी, अगर वो कामयाब हो जाती तो इस वक्त मैं रब्बी का कैदी होता।
खलाड़िया अपने किसी अमल से मुझे काबू करके यहाँ से ले जाती और ले जाकर रब्बी के कदमों में डाल देती। लेकिन ये हकीकत है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं जिंदा सलामत था। जानूस, डैन हार्वे और कलाड़िया मुझे फांसे मौत के हिसार में बंद हो चुके थे। यही जिंदगी की हकीकत है। ये बड़ी उछलती कूदती है, इतराती है, इठलाती है और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती, लेकिन मौत एक ही झटके में इसकी तुर्की तमाम शुद्ध करके रख देती है। खलाड़िया के बारे में सोचते हुए आपो आप मेरा तस्वुर बंगला नंबर J200 में पहुंच गया। उस बंगले के एक कमरे में एक हसीन साहिरा ने मुझे जेर करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके फैला हुए दाम में ना आ सका। लेकिन उसी बंगले के बड़े हाल में वो मुझसे जेर हो गई थी। उसी जेर और जबर के हवाले से लियान मुझे बड़े तीखे अंदाज में छेड़ती थी। पता नहीं उसे मेरी इस कार्रवाई की कैसे भनक मिल गई थी। लियान में अचानक बहुत ज्यादा तब्दीली पैदा हो गई थी। मुझे उसके नए अंदाज को देखकर हैरत होती थी। पता नहीं आगे चलकर वो मुझ पर हैरतों के कौन कौन से पहाड़ गिराने वाली थी। अचानक मुझे एक अछूता ख्याल आया। मैंने सोचा मुझे जोगिंदर पाल की खबर लेना चाहिए। वो इस वक्त मेरे खिलाफ एक अहम तरीन साजिशी मीटिंग में मसरूफ था। मैं पहले भी थर्ड आई के तवज्जुह से उसके माहौल में रसाई हासिल कर चुका था। अगर जो उस मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू मुझ तक ना पहुंचती, लेकिन मैं वहाँ के गर्मा गर्म माहौल में चंद सांसें तो ले सकता था ना। और वो मंजर तो यादगार की हैसियत का हामिल होता है जब बंगले के अंदर पहले धमाके की गूंज सुनाई देती है। इस दहशतनाक आवाज पर उन 6 अफराद का क्या रद्देमल होता, ये उनके चेहरों को झांक कर ही देखा जा सकता था। मैंने एक महफूज दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। तीसरी आंख के सामने मैंने जैसे ही जोगिंदर पाल के खदोखाल को उबारा, मुझे एक झटका सा लगा। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। वो झटका दरअसल उस खौफनाक धमाके के सबब था जो ऐन उसी लम्हे बंगले के अंदर हुआ था। मैं थर्ड आई के इस्तेमाल को यकसर तरक करके अपनी जगह पर हाजिर हो गया। अब कोई लम्हा जाता कि मेरे शिकार वहशत ज़दा भेड़ बकरियों की मानिंद बंगले से बाहर निकलते। मैं हर मसलत को बालाए ताक रखकर बंगले के सामने वाले हिस्से की जानिब दौड़ पड़ा। ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि मेरे मतलूबा शिकार उसी तरफ उभरेंगे। उन्हें गुरूब करने के लिए मुझे वहां मौजूद होना चाहिए था। जितनी देर में मैं अपने मतलूबा हिस्से में पहुंचता, यके बाद दीगरे 2 और लर्जा खेज धमाके हुए। उसके साथ इंसानी चीखें भी फजा में बुलंद हुई। फिर मैंने अफरा तफरी के आलम में चिट्टी चमड़ी वाले इसराइलियों को बंगले से बाहर निकलते हुए देखा। इससे पहले कि मैं अपनी गन को खौफनाक ब्रेस्ट के लिए जहमत देता, बंगले का गेट खुल गया और खुले हुए गेट में से मुझे एक टैक्सी बंगले के सामने रुकती हुई नजर आई। मैंने पलक झपकने में उस टैक्सी को पहचान लिया। वो काशानूक वाली टैक्सी थी और टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर ली यान भी मौजूद थी। उस मंदिर को देखकर उलझ गया। ली यान को तो हमारे बुलावे पर इधर आना था, फिर वो वक्त से पहले कैसे वहां पहुंच गई। मैंने इसी उधेड़ बुन में एक सेकंड जाया किया। अगली लम्हे काशानूक की चीखती आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, पलट कर देखो वरना बादी पलट जाएगी। काशानूक की चीख से मुशाबा तंबी पुकार में बला की कुव्वत शामिल थी। मैंने एक झटके से पलट कर देखा। उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। वाकई अगर मुझे एक लम्हे की ताखीर भी हो जाती तो ये बाजी पलट गई थी। फिर मैं अपनी दास्तान सुनाने के लिए आज जिंदा ना होता। वो इंसानों के एक पूरा गिरोह था। मेरे हाथों ने बिजली जैसी सूरत दिखाई। वो बड़े दहशत ज़दा अंदाज में अंदर से बाहर निकले थे। मेरी गन ने जी जान से उनका इस्तकबाल किया। मेरे हाथों की मीकानगी हरकत ने उनके सामने मौत का दहाना खोल दिया। अगली लम्हे बंगले की फजा उनकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। उसी लम्हे दूसरी जानिब से काशानूक ने भी महाज खोल दिया। 2 तरफा फायरिंग ने उन्हें भून कर रख दिया। मैंने लगभग 10 अफराद को मौत की सौगात वसूल करते और जमीन बोस होते देखा था। उनकी फलक शगाफ चीखों और खौफनाक फायरिंग के पसे मंजिर में डायनामाइट और टाइम बम वगैरह भी अपनी कारकर्दगी दिखाने में पेश थे। मैंने पहली नजर में जब उन्हें बंगले के अंदरूनी हिस्से से नमूदार होते देखा तो उनकी तादाद पर तवज्जो ज्यादा नहीं दे सका था। लेकिन अब वो और उनकी इबरतनाक मौत का लर्जा खेज मंजिर मेरी निगाह का अहाता किए हुए था। उस शैतानी टोले में 5 इसराइलियों के अलावा उनके ड्राइवर जोगिंदर पाल और उसके मुलाजमीन सब ही शामिल थे। जोगिंदर पाल और उसके मुलाजमों ने मुअद्दद मेहमानों को रद्द कर रखा था और जिस लम्हे काशानूक ने चीख कर मुझे उनकी तरफ मुतवज्जो किया, वो अपनी गन से मुझे निशाना बनाने वाले थे। मेरी गन की ऑटोमेटिक जुम्बश ने उन्हें ट्रैगर दबाने का मौका ना दिया और 2 तरफा हलाकत खेज फायरिंग ने पलक झपकने में उनके इसाम को छिलनी में बदल दिया। मैंने और काशानूक ने अपने अपने शिकार मार कर लिए, लेकिन उनकी बदकिस्मती के इत्तफाक से वो एक ही जगह पर जमा हो गए थे। लिहाजा हम दोनों को बैक वक्त शिकार खेलना पड़ा। जब वो सब फना के घाट उतर चुके तो मैं उनकी लाशों के अकब से काशानूक को नमूदार होते देखा। वो उनका जायजा लेने के लिए बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था। मैं लियान की तरफ मुड़ गया। वो मुझे कहीं दिखाई ना दी। ये बात ज़हन को उलझाने वाली थी। चंद लम्हे पहले मैंने उसे टैक्सी समेत बंगले के खुले हुए गेट में से देखा था। मेरे लिए तो ये भी हैरान कुन था कि इनकी आमद खेज लम्हात में गेट किसने और क्यों कर खोला था। फिर मेरा ध्यान मुसल्ला गार्ड की तरफ चला गया जो इस बंगले की चौकीदारी पर मामूर था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ वही शख्स बाकी बचता था जो किसी नोयत की मुदाहमती कार्रवाई की एहलियत रखता हो। दीगर 2 गार्ड मिंग और थापा बंगले के अकबी हिस्से में बने हुए एक छोटे स्टोर रूम में दुनिया और माफिया से बेखबर पड़े थे। उनकी इस बेखबरी में मेरा और काशानूक का हाथ था।
मैं लपक कर गार्ड रूम के करीब पहुंच गया। गार्ड रूम खाली था। खुले हुए गेट के बाहर काचा लूक वाली टैक्सी अब भी नजर आ रही थी, लेकिन वो लियान के वजूद से खाली थी। मैं गार्ड और लियान की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ा ही रहा था कि गेट के बाहर एक हैवी जीप आ रुकी। मैं उछलकर एक ओट में हो गया। ये ओट गार्ड रूम की एक दीवार के तफैल थी। मैं नहीं जानता तो उस जीप में कितने अफराद होंगे, लेकिन ये बात यकीनी थी कि उनका ताल्लुक हमारे दुश्मनों से होगा। बंगला नंबर R20 में जो कुछ पेश आया, इन हालात में वहां पहुंचने वाले जोगिंदर पाल और उसके इसराइली मेहमानों के खैर ख्वाह ही हो सकते थे। जीप के दरवाजे धड़ाधड़ खुलने लगे और बंद होने की आवाजें उभरी। उन्होंने जीप को बंगले के अंदर लाने की कोशिश नहीं की। इससे जाहिर होता था वो लोग इंतहाई एमरजेंसी में वहां पहुंचे थे। उसके साथ ही ये बात भी पाए सबूत को पहुंच गई कि बंगले का गेट उन जीप वालों के लिए नहीं खोला गया था। फौरी तौर पर गेट के बाहर मेरा ज़हन यही अंदाजा लगा पाया कि उसके खोलने में गार्ड के सिवा किसी और का हाथ नहीं हो सकता। ऐन मुमकिन है जब खौफनाक धमाकों ने बंगले के अंदर क़यामत सुगरा बर्पा की तो जोगिंदर पाल ने इंटरकॉम पर चौकीदार को हुक्म दिया हो कि वो बंगले का गेट खोल दे, ताकि उन्हें वहां से फरार होने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वो लोग जिस अफरा तफरी की कैफियत में बंगले के अंदरूनी हिस्से से बरामद हुए थे, उसे तो यही लगता था वो पहली फुर्सत में बंगले को छोड़ना चाहेंगे। वो बंगला जिसके दरो दीवार एक हलाकत खेद जल्जले की लपेट में आ गए थे। अगर वो लोग बंगले से लिपटे रहते तो वो उनके लिए अजीमुश शान मदफन साबित हो जाता, और ऐसा तो हो चुका था। मौत से फरार दरअसल जिंदगी से फरार है। जो लोग मौत से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं वो दर हकीकत उसे अपने पीछे लगा लेते हैं। इस तरह वो जिंदगी हार जाते हैं। मौत की आंखों में आंखें डालकर ही जिंदा रहना बहादुरी है, और वो 10 अफराद जिंदगी बचाने के लिए बेदरीग बंगले से निकले, लेकिन मौत ने उन्हें ऐसा दबोचा कि जिंदगी से बाहर निकाल दिया। मुझे सबसे ज्यादा तशवीश लियान की तरफ से थी। मैं नहीं जानता था वो टैक्सी से निकलने के बाद बंगले के अंदर दाखिल हुई थी या बाहर ही कहीं महफूज जगह पर मौजूद थी। इन तमाम तर ख्यालात के साथ ही मेरी समाज जीप और जीप में से बरामद होने वालों पर लगी हुई थी। मैं इस वक्त जिस साड़ में खड़ा था वहां से गेट के बाहर का मंजिर दिखाई नहीं देता था। मैं उनके अंदर पहुंचने तक इंतजार करने पर मजबूर था, और इस सिलसिले में मुझे कोई लंबा चौड़ा इंतजार नहीं करना पड़ा, और अगले ही लम्हे 4 गन बरदार मोहतात अंदाज में बंगले के अंदर दाखिल हो गए।